दामोदर और सुजाता अनुपम नगर में रहते थे। वे मध्यम वर्गीय परिवार से थे। दामोदर लॉरी ट्रांसपोर्ट में एक ड्राइवर का काम करता था। उनकी दोनों बेटियां श्रावणी और संध्या पढ़ाई कर रही थीं। एक दिन की बात है, दामोदर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आ गया। सुजाता, मैं बच्चों के उठने से पहले घर से निकल जाना चाहता हूँ। क्या तुमने मेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया है? अभी लाई जी, छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओहो, ये क्या सिनेमा जैसे डायलॉग्स मार रही हो? सीधे सीधे इस बात को नहीं कह सकती थी। लाओ, दो मेरा लंच बॉक्स जल्दी से। तुम्हारे जाने के बाद मुझे और क्या काम है? बस फिल्में देखना और डायलॉग सीखना। अब सीखे तो इस्तेमाल भी करूंगी ना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद जो मर्जी हो वो करो, मुझे इसकी परवाह नहीं। लाओ जल्दी से लंच बॉक्स दो। लंच बॉक्स लेकर वो अपनी गाड़ी के पास गया और मुड़कर देखा तो बेटियां तो जाग चुकी थी। दामोदर ने मुस्कुराकर बेटियों को देखा, लेकिन वो थोड़ा हैरान था कि आज ये दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गईं। आज सूरज पूरब से ही उगा है ना? देखा नहीं था सुबह। पापा, आप ही कहते रहते हो कि जल्दी जागा करो। अब जल्दी जागे तो आप डाउट कर रहे हो। पापा, हमको जो कुछ भी कहते हैं इनको खुद ही याद नहीं रहता। तो चलिए आपको इस बात की एक सजा दी जाए। आज मुझे छोड़ दो, आज ऑफिस में बहुत काम है। जो करना है रविवार को कर लेना, सजा भी। तो फिर इस रविवार को आप हमारे लिए बुलेट लेने वाले हैं, है ना? ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। पापा, आप तैयार है ना बुलेट दिलाने के लिए? पक्का? संध्या के पूछने पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मौन मतबल आधी हाँ, ये आपको पता है ना पापा? मेरे पूछने पर भी पापा चुप थे, यानी कि वो पक्का हमारे लिए बुलेट लेने वाले हैं। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया। और दोनों बेटियों ने गाने लगाए और नाचने लगी। दामोदर उन दोनों से बचकर वहां से भाग निकला। इस तरह कुछ समय बीत गया। फिर दोनों बहनें सीढ़ी पर छत पर खड़ी होकर सड़क पर देखने लगी और उधर से गुजरने वाली बुलेट्स गिनने लगी। दोनों बुलेट्स देखने में इतनी मगन थीं कि उन्हें गर्मी का एहसास भी नहीं था। किसी और की बुलेट्स क्या गिनना, उन बुलेट्स को गिनना जो हमारे घर से निकलेगी और जिन पर हम दोनों बैठी होंगी। क्यों दीदी? तभी बच्चों को ढूंढती हुई माँ सुजाता वहां आ पहुंची। बेटियां बुलेट्स की बातें किए जा रही थीं। इस धूप में खड़ी होकर तुम दोनों क्या कर रही हो? और कोई काम नहीं है क्या तुम दोनों को? हाँ माँ, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हम बुलेट्स पहने हैं। हाँ, लेकिन इस गर्मी में तुम दोनों छत पर क्या कर रही हो? कबूतरों को दाना चुगा रही थी क्या दोनों मिलकर? हम यहाँ से गुजरने वाली बुलेट्स गिन रहे हैं और इनको आपस में बांट रहे हैं। अच्छा, तो अब तक दोनों को कितनी बुलेट्स मिल गई? मुझे 6 और संध्या को 5। बहुत मजा आ रहा है। तो मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बता देती हूँ कि बड़ी बेटी को 6 बुलेट्स लग गई और छोटी बेटी को 5 बुलेट्स लग गई हैं। जल्दी आ जाएं। अरे माँ, वो लगने वाली बुलेट्स नहीं है, बल्कि सड़क पर दौड़ने वाली बुलेट्स है। जस्ट फॉर फन, यू नो। बहुत अच्छा, चलो अब और यहाँ खड़े मत रहो और नीचे चलकर खाना खा लो। जल्दी चलो, आओ। फिर तीनों खाना खाने के लिए नीचे आ गई। श्रावणी ने बुलेट की आवाज का रिकॉर्ड चला दिया और खाना खाने लगी। लेकिन सुजाता को वो आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ये क्या है? खाते समय ये क्या लगा रखा है? इस आवाज में इतना पसंद आने वाली क्या बात है? हाँ, चलो बंद करो इसे। फिर तो आपको इसे शुरू से सुनना चाहिए माँ, तभी पसंद आएगा। और उसने वो रिकॉर्ड एक बार फिर शुरू से लगा दिया। माँ उठकर उस कमरे से चली गई। खाने के बाद दोनों बहनें तैयार हो गई और अपनी माँ को बताकर खरीदारी के लिए जाने लगी। बस से जाना और बस से ही वापस आना, ऑटो से जाने पर किराया ज्यादा लगता है। वे दोनों जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी एक भी बुलेट वहाँ से नहीं गुजरी। लेकिन दोनों वहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा था कि क्यों न किसी बुलेट वाले से लिफ्ट मांग ले, लेकिन कोई भी बुलेट यहाँ से जा ही नहीं रही है। क्या यार, मैं भी यही सोच रही थी दीदी। वे बातें ही कर रही थी
कि उन्होंने दूर से बुलेट के आने की आवाज सुनी और उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उस लड़के ने बुलेट रोक दी। उन दोनों के चेहरे एकदम चमक उठे। उनको इस तरह खुश देखकर वो लड़का बोला, हाय गर्ल्स, मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम दो हो तो फिर आपस में तय कर लो कि कौन बैठेगा मेरी इस बुलेट पर। हाँ। वे दोनों आपस में लड़ने लगी और भूल गई कि वे सड़क पर खड़ी हैं। उनकी इस बहस को कुछ देर सुनकर वो बुलेट वाला लड़का वहां से खिसक गया और दोनों बहनों ने 2 घंटे तक और इंतजार किया, लेकिन एक भी बुलेट उस तरफ से नहीं निकली। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए आखिर में उन्होंने एक ऑटो कर लिया और घर वापस आ गई। मैं तुम्हें फिर कभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अगर तुम नहीं ले जाओगी तो क्या हुआ? मेरे खुद के हाथ और पैर है ना, मैं खुद जा सकती हूँ। दोनों बहनें आपस में झगड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद श्रावणी के लिए शादी का प्रस्ताव आया और लड़का उसे देखने आया। उसका नाम था कृष्ण और उसके माता पिता येलेश और भवानी भी साथ थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पास बुलेट है या नहीं? पूछ ही लेती हूँ, भले ही कोई कुछ भी सोचे। वो इसी सोच में पड़ी हुई थी कि कृष्ण ने बात शुरू करने के लिए अपनी तरफ से कहा, अंकल, शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा पहले। हाँ, तुम एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हो बेटा। मेरा अपना खुद का घर है और मेरे माता पिता बहुत ही भले लोग हैं। कृष्णा के बोलने के बीच में ही श्रावणी ने पूछ लिया, क्या आपके पास बुलेट है? सब एक साथ श्रावणी की ओर देखने लगे और वो सकपका गई। मेरे पास बुलेट तो नहीं है, लेकिन कार जरूर है। ये सुनकर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। किसी से बात करने से पहले मम्मी पापा, आपको ये तो पता करना था कि उनके पास बुलेट है या नहीं, उसके बाद ही उनको मिलने के लिए बुलाना था। और वो उठकर वहां से चली गई। कृष्णा और उसके माता पिता भी चले गए। सिर्फ एक बुलेट के लिए उसने एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया था। सभी को इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था। ये देखकर अफसोस करने की क्या बात है? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके पास बुलेट होगी, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। मुझसे शादी करने वाला राजकुमार बुलेट पर बैठकर आएगा, घोड़ी पर नहीं। इतना अच्छा रिश्ता जाने दिया, उसे तो जरूर कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। तुम रह गई ना, इसी तरह मुझे भी एक अच्छा लड़का मिल जाएगा जिसके पास होगी बुलेट। आप फिक्र मत करो। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन कृष्ण एक बुलेट लेकर उनके घर आ पहुंचा। श्रावणी मान गई और इन दोनों की शादी हो गई और अब दोनों मजे से बुलेट पर घूमते हैं। श्रीनिवास और सुरेखा रामपुर गांव में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, कावेरी और वैशाली। दोनों बड़ी शरारती थी। पति पत्नी दोनों खेती करते थे और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। रोज की तरह उस दिन भी श्रीनिवास और सुरेखा खेत पर गए थे और दोनों बेटियां घर पर थीं। वैशाली, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा थोड़ा पानी ले आओ। कैसा पानी दीदी, ठंडा या गरम? ठंडा पानी चलेगा। घड़े का पानी या फ्रिज का ठंडा पानी? दीदी, अरे अगर तुम मुझे इस तरह परेशान करोगी तो मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। कौन सी झाड़ू, घर की या आंगन की? हाँ दीदी। ओहो, तुम तो मेरा गला ही सुखा दे रही हो। कौन सा गला, बोलने का या खाने का? मुझे नहीं चाहिए पानी, तुम निकलो यहाँ से। अभी जाऊं या कुछ देर बाद? बोले दीदी। तुरंत, अभी के अभी। धक्का दोगी या खुद जाऊं? मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। लाठी या चाकू से? चाकू से। पेट पर या गले में, कहाँ मारोगी? ये सुनकर कावेरी बहुत झुंझला गई और नीचे गिर पड़ी। उसे देख वैशाली की हंसी छूट गई। दूसरी तरफ कविता और प्रसाद वृंदावन कॉलोनी में रहते थे। उनकी भी शालिनी और दामिनी नाम की 2 बेटियां थी। दोनों कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। वो दोनों एक दूसरे से आगे रहने के लिए हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बहन आईने के सामने आई तो दूसरी बहन उससे पहले तैयार होने के लिए होड़ लगाने लगी। मम्मी, मम्मी, मम्मी देखो, मैं तैयार होना चाह रही हूँ तो दीदी अपने बड़े होने का फायदा उठाकर मुझे आईने के सामने से धक्का देने को तैयार है। छोटे होने का इतना बड़ा नुकसान, तैयार होने के लिए कितना टाइम लोगी? बेटियों की चीख सुनकर
कविता उनके पास दौड़ पड़ी। मम्मी ना तो ये खुद तैयार होती है और ना ही मुझे तैयार होने देती है। मैं तैयारी तो हो रही हूँ, दीदी मुझे धक्का देती रहती है ताकि वो मुझसे पहले तैयार हो जाए, तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मैं सोच ही रही थी कि आज घर में इतनी शांति कैसे है, लेकिन तुम दोनों घर में कभी शांति रख ही नहीं सकती। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, कॉलेज का समय हो गया है, मैं नाश्ता परोसती हूँ। और कविता बेटियों के कमरे से बाहर चली गई। ठीक है दामिनी, तुम तैयार होती रहो, मैं तो जाकर नाश्ता करूंगी, मुझे भूख लग रही है। नहीं दीदी, तुम तैयार हो जाओ और मैं नाश्ता करती हूँ, वैसे भी तुमको देर हो रही है, मैं तो कॉलेज जाऊँ ना जाऊँ एक ही बात है। ऐसा बोलकर भी वो आईने के सामने से हिली नहीं। शालिनी को बहुत गुस्सा आ गया और वो खाने की मेज पर चली गई। उसे देख दामिनी भी खाने की मेज पर नाश्ता करने आ गई। कविता ने उन दोनों के लिए नाश्ता परोसा। दामिनी ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खाना शुरू कर दिया। उसे देख शालिनी भी खाने लगी। हे भगवान मम्मी, दीदी कैसे भुक्कड़ की तरह खा रही है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, मैं तो यहाँ नहीं खा सकती। और वो ड्रेसिंग टेबल पर आ गई और वहां खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद अपना नाश्ता खत्म करके शालिनी वहां आई और उसे देखा तो दामिनी हंसने लगी। शालिनी ने अपना कॉलेज बैग उठाया और आज कार में मैं आगे की सीट पर बैठूंगी। बिल्कुल नहीं, आगे की सीट मुझे चाहिए। दामिनी ने अपनी प्लेट बिस्तर पर रखी, अपना बैग उठाया और तुरंत कमरे से बाहर भागी। जब तक वो कार के पास पहुंची, उसने देखा कि शालिनी सामने की सीट पर बैठ चुकी है। ये देखकर दामिनी का मुंह लटक गया। तभी, क्या हम कॉलेज के लिए निकले? श्योर पापा। और प्रसाद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्रीनिवास और सुरेखा अपने खेतों का काम पूरा करने के बाद घर की ओर जा रहे थे। श्रीनिवास के हाथ में एक छाता था। ना तो तेज धूप है ना बारिश, छाता क्यों पकड़ रखा है? लेकिन हवा है ना, इसलिए। वैशाली घर के बाहर खड़ी कौवे भगा रही थी। कौवे को क्यों भगा रही हो? वो थोड़ा काका करेगा और चला जाएगा। पापा, कौवा बोलेगा तो हमारे घर मेहमान आ जाएंगे ना? हाँ बेटी, आ तो जाएंगे। और उन्हें भगाना हो तो तुम्हारी माँ को काका करना पड़ेगा। ओ मम्मा। सुरेखा श्रीनिवास को घुरती हुई अंदर चली गई। आज रात को कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? ऐसा कहकर झिझकते हुए श्रीनिवास घर के अंदर गया। उधर प्रसाद ऑफिस से घर आया तो घर में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। कविता एकदम चुपचाप बैठी थी। शालिनी बस अपना मुंह बंद कर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर, शालिनी, तुम्हारी माँ इतनी चुप क्यों है? क्या हो गया है? पापा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी और मैंने उन्हें बाय मिस्टेक फेविस्टिक दे दिया। ये सुनते ही प्रसाद ने भी ठहाका मारा। तभी उसका सेल फोन बजा। उसने फोन देखा तो छोटे भाई श्रीनिवास का कॉल था। हंसते हुए प्रसाद ने कॉल लिया। नमस्ते भैया, क्या हुआ? आप बड़ी जोर से हंस रहे हैं। भाभी और बच्चे सब कैसे हैं? खुश रहो भाई, सब ठीक है। तुम सब कैसे हो? आज तुम्हारी भाभी बड़ी खामोश है, इसीलिए हंस रहा था। लगता है भैया बच्चे बाहर कहीं मिलने की सोच रहे हैं। हाँ भाई, मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं है, मैं शालिनी को फोन देता हूँ, उसी से बात कर लो। और उसने शालिनी को मोबाइल फोन दे दिया। शालिनी ने फोन कान पर लगाया। हेलो चाचा जी, हम चारों बहनें एक साथ मिलने की सोच रहे थे और हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा हमारे साथ आए। ठीक है, अभी कावेरी भी मुझसे यही कह रही थी। मैं सिर्फ पता करना चाहता था, इसलिए मैंने फोन किया। ओह, तो आप मुझसे बात करना नहीं चाहते थे? ठीक है, तो फोन रख दीजिए। ऐसा नहीं है बेटी, मैं तुमसे बात करने के लिए ही फोन करना चाह रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करूंगी चाचा जी। कल कावेरी और वैशाली को जरूर भेज देना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। प्रसाद भी सीधे अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए चारों बहनें योजना के अनुसार मिल नहीं सकी और उन्होंने किसी और दिन मिलने की योजना बनाई। एक दिन प्रसाद और कविता आपस में बातें कर रहे थे। क्या हम भी हर जन्म में सीता और राम की तरह शादी करेंगे? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ कविता, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी हर जन्म में दहेज देंगे? बस ये पता लगा लो। ये सुन कविता उसे घूरने लगी। तभी शालिनी और दामिनी दोनों तैयार होकर हॉल में आई।
पापा हमें एक पार्टी में जाना है, तो प्लीज हमें कार की चाबियां दे दीजिए। कार क्यों चाहिए? 5 लाख की गाड़ी से जाएंगे तो हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी ना। ये 20 रुपए लो और 50 लाख की बस से जाओ, तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बहनें एकदम चुपचाप हो गई और अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया।